लास्ट सेशन के अंदर हमने बोर मॉडल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी किया है। तो अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं इमिशन और ऑब्जर्प्शन एनर्जी में। कि हमने स्टडी किया था कि जो इमिशन एनर्जी है वो क्या है, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे होता है और हाई लेवल एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो वो उन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस जो है उसको इमिट करता है। यानी कि अगर जो स्टार्टिंग में उसका एनर्जी लेवल है वो N2 है, बाद में N1 है और वो N2 से N1 के अंदर जंप करता है, तो उस कंडीशन पे जो फोटोन निकलेगा यहाँ पे वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। और अगर जो पहले वाले एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी N2 EN2 है और बाद वाली EN1 है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो होगा डेल्टा E इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1। ठीक है, ये चीज़ तो हम देख चुके हैं। सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर हमें मिलेगी जब हम ऑब्जर्प्शन की बात करेंगे। ऑब्जर्प्शन में हम क्या देखेंगे कि जब कोई फोटोन जो है, ये वाला फोटोन यहाँ पर ऊपर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और ये एनर्जी जो है वो इन दोनों एनर्जी लेवल की डिफरेंस के बराबर होगा, यानी यही रिलेशन यहाँ पे काम आएगा। तो अभी हमने एनर्जी का रिलेशन जो है वो देखा था। तो एक एनर्जी के लिए है ना, किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी का रिलेशन है वो होता है -13.6 Z² अपॉन N², है ना। इसको हमने इस फॉर्म में भी देखा था, -RCH Z² अपॉन N²। ठीक है, तो इस कंडीशन में इमिशन एनर्जी या ऑब्जर्वेशन एनर्जी जो है उसका रिलेशन क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा डेल्टा E इज इक्वल टू, ठीक है, EN2 माइनस EN1 करना, तो ये आएगा -13.6 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर इंटू Z²। ठीक है, इसको RCH की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये होगा RCH माइनस RCH 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर इंटू Z²। तो इमिशन एनर्जी और ऑब्जर्प्शन एनर्जी उसका रिलेशन जो है वो हम इन फॉर्मूले से देख सकते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी जो होगी वो दोनों एनर्जी लेवल के गैप के बराबर होगी। तो -13.6 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N² इंटू Z², ये दोनों रिलेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बोर थ्योरी के अंदर जो ड्रॉबैक्स रह गए वो क्या थे। तो इसमें सबसे पहला जो रिलेशन सॉरी सबसे पहला जो ड्रॉबैक देखें तो इसमें ये कि जो बोर थ्योरी है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजनिक जो एटम हैं उनके लिए एक्सप्लेन होती है, बट इसके अलावा जो अदर एटम हैं उनके लिए जो बोर थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं होती। तो ये है पहला इसमें ड्रॉबैक। दूसरा, अगर इसमें हम देखें कि जो बोर थ्योरी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है उसको सर्कुलर माना गया है, बट अगर सोमरफेल्ड थ्योरी की बात की जाए तो उसमें जो ऑर्बिट है उसको इलिप्टिकल देखा जाता है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है मॉडल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन जो है उनको एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब यहाँ पर अगर हम देखिए स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर जो इंटेंसिटी का रिलेशन है वो यहाँ पर बोर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हैवी है, वेट उसका अगर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे हमने न्यूक्लियस को रेस्ट पे माना था। बट अगर एक्चुअल में देखें तो न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे नहीं होता, वो खुद की एक्सिस पे भी रोटेट होता है, तो यहाँ पे उसका भी इफेक्ट आता है जिसको यहाँ पर बोर थ्योरी जो है वो इंक्लूड नहीं करता। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर जो जिमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है वो इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं होते। एक्चुअल में जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं जिमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो वो जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं जिमान इफेक्ट। और जब वही स्पेक्ट्रल लाइंस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखते हैं तो जो इफेक्ट हमें मिलते हैं उसे हम बोलते हैं स्टार इफेक्ट। तो इन सभी को बोर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती। तो अब इन ड्रॉबैक्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी लेवल और स्पेक्ट्रल लाइंस की।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं एनर्जी स्टेट एंड एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल तो हमने कहा कि जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है ना, उसके अंदर एनर्जी फिक्स होती है, तो उसे हम उसकी एनर्जी लेवल बोलते हैं। एनर्जी स्टेट जो है उसे हम दो तरीके से देखते हैं। एक होती है उसकी ग्राउंड स्टेट और एक होती है उसकी एक्साइटेड स्टेट। एक होती है उसकी ग्राउंड स्टेट, एक होती है उसकी एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हम बात करें कि एन इक्वल टू वन यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन पे होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब एन इक्वल टू वन। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल में है और एनर्जी जब ऑब्जर्व करता है तो एनर्जी ऑब्जर्व करके वो जंप करता है हाई एनर्जी लेवल पे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है। तो एक्साइटेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल्स पे चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। और इस स्टेट को है ना, इस स्टेट को हम बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट जो है उसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी ग्राउंड स्टेट पे यानी n इक्वल टू वन पे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट। अब इसके ये अलग अलग एनर्जी लेवल है, जैसे ये n इक्वल टू टू है ना, ये n इक्वल टू थ्री है, ये n इक्वल टू फोर है, और ये है अप टू इन्फिनिटी। अलग अलग जो लेवल है वो अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर यहाँ पे फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट से अगर यहाँ पर टू तक जाता है, तो यहाँ पे इसकी ये जो एन टू जो है, एन टू यहाँ पर इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है कि वो ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाए। ठीक है। तो ये होगी उसकी एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एन इक्वल टू एम प्लस वन। यहाँ पर एम जो है नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे तो उसकी एक एक्साइटेड स्टेट हुई, तो उसको हमने लिखा एन टू। अगर वो यहाँ से दो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है ना, तो एन टू जो है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, एन थ्री जो है इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी, एन फोर जो है उसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं एम प्लस वन। यानी जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसमें प्लस वन हम करेंगे तो वो ऑर्बिट या एनर्जी लेवल आ जाएगा। अगर हमसे कहा जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अभी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हुआ कि टू प्लस वन थ्री, वो थर्ड एनर्जी लेवल में है, वो अभी थर्ड ऑर्बिट के अंदर है। ओके। अगर हम ऐसी स्टेट देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर एक्साइटेड होता है और वो इस एटम को छोड़कर कोई इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्टेट या आयोनाइज्ड स्टेट। यानी जब हम इसको इनफाइनाइटली एक्साइटेड स्टेट करेंगे है ना, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे आयोनाइज्ड स्टेट। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को लीव कर देता है। ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट को भी हम दो तरीके से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी एक्साइटेड स्टेट में जाता है या फिर वो एटम को लीव कर देता है। तो यहाँ पे याद रखना, एक तो ग्राउंड स्टेट होगा जिसमें वो मोस्ट स्टेबल होगा, दूसरा होगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वो होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर आया है। एक्साइटेड स्टेट अगर बोला जाए तो उस एनर्जी लेवल के लिए हम उस एक्साइटेड स्टेट में प्लस वन कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ एटम। तो देखिए, अगर हम प्लैंक के क्वांटम थ्योरी की बात करें, तो उसमें हमने देखा कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो वहाँ पे जो लाइट है वो फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वो फोटोन जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी के पैकेट होते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है ई न्यू या एच सी अपॉन लेमडा होती है ना। पर्टिकुलर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होती है। यहाँ पर लेमडा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, जब ये फोटोन किसी पार्टिकल से ऑब्जर्व होता है, तो ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में।
ठीक है। यहाँ पर फोटोन जो है वो फोटोन कन्वर्ट हो सकता है और कन्वर्ट होके अपनी एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में दे देता है। यानी अगर यहाँ पे हम किसी ऑर्बिट में बात करें जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब इस फोटोन को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब उससे अपनी एनर्जी लेवल जो है उसको चेंज करना होगा। पर ये एनर्जी लेवल जो चेंज होना है उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी कंडीशन पे अपना एनर्जी लेवल चेंज कर सकता है कि जब वो उतनी एनर्जी ले जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जा सकता है। अगर उससे कम या उससे ज़्यादा एनर्जी हुई तो उस कंडीशन पे वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। तो व्हेन फोटोन इज सप्लाई टू एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व दिस फोटोन, देन ट्रांजेक्शन then electron get excited to a higher energy level only if electron energy is equal to difference in energy of two energy level involved in transition। देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन के लिए जो है एनर्जी लेवल्स डायग्राम में बताए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग लेवल्स के लिए एनर्जी जो है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। जैसे ग्राउंड स्टेट जो है, ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी है वो -13.6 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एनर्जी है वो है -3.4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी जो है वो 1.51 है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोई इलेक्ट्रॉन अगर अभी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे है, इस ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वह एनर्जी लेकर इसके हायर लेवल में, मतलब यानी कि फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। बट वो कब जाएगा, तो एक बात समझिए कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर भेजना है तो उसमें देखिए दोनों जो एनर्जी लेवल है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ट्रांजेक्शन जो है वो 1 से 2 में भी होता है तो उस कंडीशन पे जो दोनों के बीच का एनर्जी गैप है वो 13.6 माइनस सॉरी माइनस 3.4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 13.6, यानी ये हमें मिल रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब फोटोन यहाँ पे आएगा उस फोटोन की एनर्जी अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ग्राउंड स्टेट से N2 के अंदर यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। वैसे अगर हम देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हमें यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जगह दूसरी एक्साइटेड स्टेट यानी N2 के अंदर भेजना है तब क्या है, तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ना, 1 से 3 के लिए अगर देखें वो होगा -1.51 माइनस माइनस प्लस 13.6, यानी ये हमें मिल रहा है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन है अगर फोटोन की एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को ऑब्जर्व करेगा और वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से E3 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें ये पॉइंट क्लियर होता है। देखिए इसके अंदर एक डाउट है कि अगर हमारे पास कोई फोटोन जो है वो फोटोन की एनर्जी अगर 10.2 या 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पर कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने अज्यूम किया कि ये कोई फोटोन जो है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का कोई फोटोन आया जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व कर लिया, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी लेवल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अब ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। अगर 10 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट पे इसकी एनर्जी जो है वो 13.6 है, इसमें से हमने माइनस किया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब उसकी जो एनर्जी लेवल है वो होना चाहिए -2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना भाई। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी पहले एनर्जी थी, उसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी दी, तो अब एनर्जी लेवल जो है वो -2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ये एक हाइपोथेटिकल लेवल है। अब इस लेवल की बात करें तो देखिए क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमने देखा था, वहाँ पे हमने सेकेंड पोस्टुलेट देखा था, उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटता है जिसके अंदर उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 के इंटीजर मल्टीपल में होता है। तो इस हाइपोथेटिकल लेवल के लिए ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीजर मल्टीपल में नहीं आएगा।
यानी इस कंडीशन पे ये वाला जो हाइपोथेटिकल लेवल है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इस कंडीशन पे जो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जो है वो ऑब्जर्व ही नहीं होगा, वो इस हाइड्रोजन एटम से विदाउट ऑब्जर्प्शन ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि अगर हम सारी के सारी एनर्जीज जो है ना, फोटोन जो है, सारी एनर्जी के फोटोन अगर इंसिडेंट करें तो उस कंडीशन में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, 12.09 को ऑब्जर्व कर सकता है, बट इसके अलावा कोई और एनर्जी का कोई फोटोन है तो वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, और वो वाला फोटोन जो है विदाउट ऑब्जर्वेशन जो है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन देखा। इसमें हमने क्या देखा कि जब हम इस कंडीशन में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटोन गिराएंगे तो ऑब्जर्वेशन की कंडीशन में उनका एनर्जी लेवल जो है -2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बनेगा, जो हाइपोथेटिकल है, यानी कि ये कोई परमिसिबल लेवल नहीं होगा। तो इस कंडीशन पे होगा क्या कि एच एटम जो होगा वो इसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, और ये वाला जो फोटोन है ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एनी ऑब्जर्प्शन बाय एच एटम। ठीक है, तो हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, यानी एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में फोटोन की एनर्जी जो है वो दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ही होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो एक्साइटेशन, excite an electron from lower energy to higher level by photon, it is necessary that photon must be energy equal to difference in energy of two levels involved in transition. Okay, तो अब हम देखते हैं एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो अभी हमने ये चीज़ समझ लिया कि एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टेट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड एटम अल्टरनेशन फ्रॉम कंडीशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट टू वन ऑफ हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको पर्टिकुलर एक्साइटेड लेवल तक ले जाने के लिए जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं उसकी एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी थी वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इससे यहाँ पर ये तो n=1 के लिए और यहाँ पर n=2 के लिए कहें, तो वहाँ पर जो एनर्जी थी वो थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फोटोन की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा ई को यहाँ पे उसकी एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। तो 1 से लेकर 2 के ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ई जो होगा वो होगा E2 माइनस E1, यानी ये होगा -3.4 माइनस 13.6 यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस ट्रांजिशन के लिए N1 से N2 के लिए, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट बोला है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा डेल्टा ई अपॉन ई, लिख सकते हैं इसको। यानी यहाँ पे जो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा वो होगा 10.2 वोल्ट। यानी कि उसमें जो पोटेंशियल जो है वो कितना आना चाहिए उस एक्साइटेशन के लिए, वो यहाँ पर होता है उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल। यानी अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो उसमें जो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा वो 10.2 वोल्ट का होगा, जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, है ना। तो सिंपल सा ये रिलेशन याद रखिएगा, जब हमें एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल पूछा हुआ है या पोटेंशियल दिया हुआ है, एक्साइटेशन एनर्जी पूछी हुई है, तो हम ये रिलेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम किसी भी एक्साइटेशन लेवल के लिए, एक्साइटेशन स्टेट के लिए हम एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ। किसी एनर्जी लेवल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी उस पर्टिकुलर लेवल के अंदर जो है वो कांस्टेंट होती है। अब अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें कि उसकी टोटल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाए,
है ना। देखिए नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस स्टेट के अंदर बाउंडेड कंडीशन में है, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अंडर में। अगर हम उसे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देते तो होगा क्या, उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से अलग हो चुका। तो इस कंडीशन को बोलते हैं आयोनाइज्ड। वो एटम जो है वो अब आयोनाइज्ड होगा। जैसे हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो हम लिखते हैं He+। तो He+ जो है वो उसकी आयोनाइज्ड कंडीशन है, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर बाहर निकाल दिया है। ठीक है। तो आयोनाइज कंडीशन में होता क्या है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने इस लेवल को छोड़कर इनफाइनाइट लेवल तक चला जाता है, इन्फिनिट लेवल तक चला जाता है, उसे हम बोलते हैं आयोनाइज्ड कंडीशन। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो जैसे हमने देखा था एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर ट्रांजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी लेवल या इन्फिनिटी एक्साइटेड स्टेट, वो हो जाएगी अब आयोनाइजेशन एनर्जी। है ना। मतलब आयोनाइजेशन मतलब क्या है, वो एक एक्साइटेशन ही है, बट उसमें क्या है, एक्साइटेशन जो है वो इन्फिनिटी एक्साइटेड लेवल तक जाता है। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, आयोनाइजेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। It is minimum for alkyl metal which have single atom outside a closed shell. Ionization potential is the potential through which electron is accelerated for removal. An electron from neutral atom is called ionization potential. ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कहें कि जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी जो होती है n=1 पे उसकी एनर्जी होती है, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ पर कोई एनर्जी लेवल है, ये है हमारे पास N2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे कई सारे लेवल हैं। और ये है हमारे पास n=इन्फिनिटी। तो जब हमें ट्रांजेक्शन जो है ना, यहाँ पर अगर देखें इन्फिनिटी पे तो इसकी एनर्जी जो होगी वो होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ से अगर इनफाइनाइट तक करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है, तो उस कंडीशन पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, है ना, 1 to इन्फिनिटी, वो होगी माइनस ऑफ उसकी एनर्जी, यानी हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस कंडीशन में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूंगा तो क्या होगा, उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट को लीव करके बाहर चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस केस के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 13.6 वोल्ट। है ना, इतना पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि उस इलेक्ट्रॉन को इतना पोटेंशियल दे तो वो बाहर आ जाएगा। तो जनरलाइज फॉर्म में अगर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्साइटेशन एनर्जी के लिए, तो जनरल फॉर्म के अंदर होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6, है ना, दोनों की एनर्जी का गैप होगा अगर E2 और E1 का, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे -13.6 Z² अपॉन N2² -13.6 अपॉन N1 स्क्वायर इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जनरल फॉर्म में हमारे पास रिलेशन आ गया। वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए जनरल फॉर्म जो होगा वो होगा -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यानी कि इसका जनरल फॉर्म हमें मिलेगा 13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी एटम के लिए अगर हमें पूछा जाए कि बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके उसका आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं।
तो एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम समझ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल में अगर हम देखें, जैसे ये है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन जो है वो 1 से 2 के अंदर हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक्साइटेशन एनर्जी डिफाइन होगी, वो होगी E2 माइनस E1, है ना। तो डेल्टा E1 to 2 के लिए हमारे पास एनर्जी आएगी, वो आएगी E2 माइनस E1। वैसे अगर हमारे पास 1 से 3 के अंदर ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में एक्साइटेशन एनर्जी होगी डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनर्शियल एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी अगर 2 से 3 में हो रहा है, तब अगर ट्रांजेक्शन जो है वो 2 से 3 में हो रहा है तब, तो ये चीज़ याद रखिएगा, उस कंडीशन में एनर्जी डिफरेंस जो होगा, है ना, डेल्टा E 2 से 3 में हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे E3 माइनस E2, है ना। E3 जो है वो एनर्जी है थर्ड ऑर्बिट के अंदर, और E2 जो है वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजेक्शन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो रहा है। वैसे हम देखें यहाँ पे आयोनाइजेशन के अंदर, तो अगर ग्राउंड स्टेट से अगर आयोनाइजेशन हो रहा है तो उसकी एनर्जी जो होगी उस स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी के पॉजिटिव के बराबर होगी। वैसे अगर जैसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, वहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और वहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन पे उसका रिलेशन जो होगा वो होगा इस स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी का पॉजिटिव, यानी E2। तो यहाँ तक हमने उसका एक्साइटेशन जो है वो देख लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट पे या किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पे है और उसको एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। कंडीशन ये है कि जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की है वो दोनों एनर्जी लेवल की डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, वो एनर्जी ऑब्जर्वेशन फोटोन से करेगा। अब हम एक बात समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो तब क्या होगा। देखिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। उस कंडीशन में करता क्या है कि वो हाई एनर्जी लेवल पर जाता है और उसके बाद वो उस एनर्जी को इमिट कर देता है, और वो एनर्जी जो इमिट करेगा वो फोटोन की फॉर्म में करेगा। तो ये जो एनर्जी इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ, अब हम ट्राई करते हैं कि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। तो देखिए ये तो हमें पता चल गया कि जब वो ट्रांजेक्शन हाई लेवल से लो में करेगा, ये जैसे कोई N2 है और ये N1 है और ये ट्रांजेक्शन यहाँ से यहाँ करेगा, तो जो फोटोन है वो इमिट होगा h न्यू या एस सी अपॉन लेमडा। और यहाँ पर ये जो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा E, वो इन दोनों की एनर्जी लेवल N2 और N1 इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि डेल्टा E का रिलेशन हमें मिला था, वो था 13.6 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे वेवलेंथ का रिलेशन, तो डेल्टा E को हम यहाँ से लिख सकते हैं h न्यू या एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 13.6 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/लेमडा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन सी एच 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि RCH जो होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो R होगा वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन CH के बराबर भी होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/लेमडा इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है हमारे पास 1/लेमडा का रिलेशन। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर ये रिलेशन जो है ये यूज होगा वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। वेवलेंथ कौन सी, ये वो वेवलेंथ है जो ट्रांजिशन के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट किया तो इसने जो फोटोन निकाला उसकी जो वेवलेंथ है उसे हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे R जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है। एक बात और समझिए, यहाँ पे 1/लेमडा क्या होता है। यहाँ पे 1/लेमडा जो है वो डिफाइन होता है वेव नंबर। वेव नंबर मीन्स नंबर ऑफ
वेव्स पर यूनिट लेंथ, है ना, इसकी यूनिट जो होगी वो पर यूनिट आएगा, सॉरी यहाँ से ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट जाएगा ना, तो ये आएगा पर मीटर। तो यहाँ पे हमें 1/λ क्या बताता है, 1/λ हमें बताता है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, 1/r जो था वो हमारे पास था 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला रिलेशन जो है वो हमें वेवलेंथ फाइंड करने में हेल्प करेगा, इससे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर।